ओके, तो अभी तक हम लोग जावा स्क्रिप्ट देख रहे थे। बहुत सिंपल सा एक हेलो वर्ल्ड टाइप का सिंपली, जैसे टेम्पलेट में क्या दिखाना है, क्या शो कराना है, डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड का यूज़ कर रहे थे, जो कि एक इनबिल्ट जावा स्क्रिप्ट मेथड है। ठीक है, तो ये सिंपली जैसे जॉन डो, ये हमारा इस मेथड में एज अ आर्गुमेंट पास किए, तो ब्राउजर पे वो हम लोग आउटपुट देख पा रहे थे। ठीक है, तो जैसे कुछ अगर हेलो वर्ल्ड लिखते हैं और कुछ भी, सेव, वो बैक टू ब्राउजर, रिफ्रेश करने पे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। जो भी यहाँ पे इनपुट देते थे तो हम लोग आउटपुट देख पा रहे थे ब्राउजर पे। डिस्प्ले करने के लिए ये फंक्शन यूज हो रहा था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और एक और इसके साथ ही हम लोग देखे थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के इक्विवेलेंट एक और चीज था, जो कंसोल पे आउटपुट आउटपुट दिखाता था। उस मेथड का नेम था कंसोल डॉट लॉग। तो अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर इसी के इक्विवेलेंट कंसोल डॉट लॉग मेथड को यूज करें तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते थे, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। तो अम, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो कंसोल पे काम करेगा। ये सब हम लोग लास्ट वीडियो पे देखे थे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डेटा टाइप्स। सिंस हम लोग थोड़ा कवर किए थे डेटा टाइप के बारे में, लेकिन आज और डेटा टाइप्स क्या होता है, जैसे लास्ट वीडियो पे देखे थे कि न्यूमेरिक और स्ट्रिंग डेटा टाइप्स होता, और भी क्या होता उसके बारे में। तो बेसिकली जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, मतलब जो बुनियादी डेटा टाइप्स है, वो तीन ही होता है बेसिकली। एक तो न्यूमेरिक होगा, इंटीजर या डेसिमल, जैसे एग्जाम्पल 5 है ना, इंटीजर हो गया, या 4.56 ये फ्लोट हो गया, या डेसिमल बोल सकते हैं। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू हो गया। स्ट्रिंग क्या होता है, कोई भी अ, जब कोई भी डेटा जो कोट्स के अंदर, वेदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स से इनक्लोज्ड होगा, तो इसको स्ट्रिंग बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ये एक डेटा है FHLDSA, और इसको कोट्स में रख दिए, तो ये एक स्ट्रिंग हो गया, है ना। उसी तरह अगर इसको सिंपल कोट में अगर रखते तो भी ये स्ट्रिंग ही कहलाता, ये स्ट्रिंग कहलाता। अब अगर किसी नंबर को, अगर मान लेते हैं कि ये सिक्स, सिक्स एक न्यूमेरिक डेटा है, लेकिन अगर सिक्स को भी हम कोट्स में रखते, इधर सिंगल कोट और डबल कोट, है ना, सिंगल कोट और डबल कोट, तब ये जो डेटा हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रिंग। एक और प्रिमिटिव डेटा है, वो है बूलियन। ठीक है, बूलियन का मतलब सिर्फ दो वैल्यू होगा, टू वैल्यूज। वो दो वैल्यू क्या क्या है, तो वो होता है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू जो होता है वो जीरो की इक्विवेलेंट, वन की इक्विवेलेंट होता है, और फॉल्स जो होता है वो जीरो उसका इक्विवेलेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डेटा टाइप से, इसको अगर देख लेते किस तरह से हम लोग डिस्प्ले करा सकती है सब डेटा, है ना। अगर कोई डेटा, अगर हम लोग जब आर्गुमेंट में पास करते या यूज करते हैं, तो उसका डेटा टाइप क्या है उस पे भी गौर करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग एक नंबर टू है उसको ऐड करेंगे किसी स्ट्रिंग से, तो वो एरर आएगा, टू प्लस और कोई स्ट्रिंग आ गया, एरर आएगा। ये इवन एक टू न्यूमेरिक वैल्यू हो और एक टू जो है वो स्ट्रिंग है, उसको ऐड करेंगे तो भी एरर आएगा, क्योंकि ये जो डेटा, क्योंकि ये जो है वो इंटीजर है या न्यूमेरिक वैल्यू है, और ये जो है वो, इसका जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। तो एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्ट्रिंग को ऐड नहीं किया जा सकता है। सेम इसको समझने के लिए इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर बोला जाए कि 2 kg, सो 2 kg प्लस 6 लीटर इज हाउ मच।
इज हाउ मच। तो 2 kg और 6 लीटर हाउ मच, तो ये अलग अलग, ये मीनिंगलेस हो गया है ना। 2 kg और 6 लीटर को कैसे जोड़े, मीनिंगलेस हो गया। सेम यूनिट होना चाहिए। उसी तरह से डेटा टाइप होना, डेटा टाइप के बारे में जानना जरूरी होता है, ताकि उस पर क्या ऑपरेशन हो रहा है वो डिफाइन हो सके। तो हम लोग एक देख लेते हैं, और हम लोग ये भी देख लेते हैं कि अगर मल्टीपल आर्गुमेंट पास करना है इस पैरेंथेसिस में, तो हम लोग कॉमा सेपरेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक न्यूमेरिक वैल्यू पास करना है 23, ठीक है, इसको प्रिंट करके देखते हैं, इसको रिफ्रेश, 23 सही है। अभी कॉमा करके एक स्ट्रिंग, जैसे ये हेलो देयर, एक स्ट्रिंग हो गया। अब एक और कॉमा दे दिए तो ये एरर नहीं आएगा, क्योंकि अब जो ये जो मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको पता चल गया कि यहाँ पे दो वैल्यू पास हो रहा है, दो डेटा पास हो रहा है। पहले वाले का डेटा, पहला वाला जो डेटा है वो न्यूमेरिक है, और सेकेंड वाला जो डेटा है वो है स्ट्रिंग। लेकिन अगर हम लोग ये कॉमा नहीं देते तो इसको लगता है कि एक ही कॉमा के अलावा कुछ भी देते हैं, कुछ भी, तो वो सोचता कि 2 से लेकर ये लास्ट जो क्लोजिंग कोट है वो पूरा एक ही डेटा है, और और एरर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो चेक करता एक ही डेटा है और देखता कि पहला कैरेक्टर ही न्यूमेरिक है, और ये जो एच है वो स्ट्रिंग है। तो न्यूमेरिक स्ट्रिंग लगता है कि ऐसा तो कोई डेटा होता नहीं जो डेट मतलब मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स हो एक सिंगल डेटा, तो एरर आ जाएगा। तो ये को अलग अलग करने के लिए, इस दोनों डेटा को अलग अलग करने के लिए वी यूज कॉमा सेपरेटर, ठीक है। इसको ये करते, सेव करने के बाद ब्राउजर में रिफ्रेश करेंगे तो हेलो देयर। हाँ, यहाँ पे एक चीज देखिए, हम लोग तो यहाँ पे स्पेस दिए और यहाँ पे स्पेस तो आया नहीं, है ना, स्पेस तो आया नहीं, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे जो स्पेस दी वो हमारे बस रीडेबिलिटी के लिए था, हम लोग अच्छे से देख पाए, पढ़ पाए। लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे स्पेस होना चाहिए? तो स्पेस को हम लोगों को देना पड़ेगा, कई तरह से स्पेस दे सकते हैं, क्योंकि ये बस कैरेक्टर वाइज प्रिंट कर दे रहा है। टू, अगर पहले 2 और 3 नंबर है तो 2 और 3 प्रिंट कर दिया। उसके बाद उसको सेकंड डेटा मिला हेलो देयर, तो ये खुद से इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि खुद से एक स्पेस दे देगा और फिर जो नेक्स्ट डेटा है उसको प्रिंट कर देगा। हम लोग को बोलना पड़ता है या बताना पड़ता है कि ओके वी नीड अ स्पेस बिटवीन दिस टू डेटा, तो वो बताना पड़ता है। दो तरीका है, एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक और डेटा पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोट दे दिए है ना, और कोट के बीच में स्पेस दे दिए, तो पहला नंबर हो जाएगा 23, सेकेंड हो जाएगा एक स्ट्रिंग है जिसपे कुछ भी नहीं है, बस एक स्पेस है ना, एक स्पेस है। और सेकेंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग, जो कि हेलो देयर है। इसको अगर सेव किए ब्राउजर पे जाते हैं, अब रिफ्रेश करेंगे तो हेलो देयर आ जाएगा। तो ये काफी सिंपल है। अभी हम लोग और भी चीज पे अब ट्राई करेंगे, ठीक है। तो तो एक पहला डेटा ये हमारा एक न्यूमेरिक डेटा है, इंटीजर है। सेकेंड एक स्ट्रिंग है, जो बस एक स्पेस है बोल सकते हैं। थर्ड एक और स्ट्रिंग है जिसपे हेलो देयर लिखा हुआ है। और फोर्थ, अच्छा ठीक है, इससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या एक और तरीका क्या हो सकता था अगर 23 और हेलो देयर के बीच में स्पेस अगर डालना होता तो। सो बहुत आसान है। हम लोग क्या करते हैं, जो हेलो देयर है, सिंस हमको 23 और हेलो देयर के बीच में चाहिए, मतलब 23 3 और एच के बीच में स्पेस चाहिए, तो ये हेलो देयर जो है वो एच से पहले स्पेस देते, है ना। ये जो कंप्लीट स्ट्रिंग जो हो जाएगा हेलो देयर, इसमें पहले स्पेस है, पहला कैरेक्टर, फिर हेलो देयर है, तो ये भी काम कर जाएगा। फिर रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करो, हाँ ये काम कर गया रिफ्रेश करने पे।
ठीक है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। एक और थर्ड डेटा हम लोग पास कर देते हैं, कोई डेसिमल वैल्यू, फ्लोट वैल्यू भी बोलते हैं जिसको। और एक और जो डेटा है, डेटा टाइप जो है बुलियन, बुलियन में सिर्फ दो चीज होता है, ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू जो होगा वो इस तरह से होगा, बैक फ्लैश 53 और ट्रू, मतलब ठीक है। एज एक्सपेक्टेड यहाँ कोई स्पेस है नहीं, है ना। स्पेस होना चाहिए यहाँ पे, ट्रू का ट्रू, फॉल ट्रू आ रहा है, प्रिंट हो रहा है, नंबर प्रिंट हो रहा है। अब स्पेस अगर देना है तो पहला 5 और ई के बीच में एक स्पेस इस स्ट्रिंग में डाल देंगे, तो 53 5 और ई के बीच में स्पेस आ जाएगा, तो सेग्रीगेट लगेगा। और 6 और 4 के बीच में, तो अब यहाँ पे ये ट्रू तो कोई स्ट्रिंग है नहीं कि इसके अंदर एक स्पेस डाल सकते हैं, तो अब एक ही ऑप्शन है हमारे पास स्पेस देने का, वो एक और स्ट्रिंग बीच में डाल देते हैं, उसमें एक स्पेस, उस स्ट्रिंग में बस स्पेस रहेगा। ट्रू कर दो, सेव। अब ये सही लग रहा है। क्या अगर हम कैपिटल टी लिखते ट्रू, तो क्या ये सपोर्ट करता? लेट्स चेक आउट। नहीं, कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब है एरर, है ना। अब इसको देखने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आउटपुट आया नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इंस्पेक्ट करके यहाँ पे एक रेड सिग्नल आ रहा है, वन सिंबल आ रहा है, वन लिखकर उस पर जब क्लिक किए तो ये चीज आ रहा है, अनकॉट रेफरेंस ट्रू इज नॉट डिफाइंड। ट्रू जो है वो जावा स्क्रिप्ट में डिफाइंड नहीं है ना। ट्रू विथ कैपिटल टी, तो क्या करना पड़ेगा, स्मॉल रखना होगा। ठीक है, अब बैक आते हैं, अब इस पे रिफ्रेश करते, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई एरर नहीं दिखा रहा है, और यहाँ पे ट्रू भी प्रिंट हो गया, सब कुछ सही है। उसी तरह फॉल्स भी है, तो फॉल्स भी एक बुलियन डेटा टाइप है, तो फॉल्स ट्राई कर लेते हैं, बैक, ओके फॉल्स। तो ये चार डेटा टाइप्स जावा स्क्रिप्ट में है ना। डेटा जो हो सकता है वो अम, एक इंटीजर हो सकता है जो कि न्यूमेरिक वैल्यू है, फ्लोट हो सकता है ना, एक स्ट्रिंग हो सकता है, और एक बुलियन हो सकता है। अब एक काम करते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट, ये सारे को अलग अलग लाइन में प्रिंट करते हैं। अभी तक देख रहे थे कि एक ही लाइन पे प्रिंट हो रहा था, है ना। तो एक तरीका ये है, कई तरीका है अगर अलग अलग लाइन में प्रिंट करने का, दो तरीका भी हम लोग देखेंगे। अ, ये सब हटा देते हैं। एक तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मान लेते 23, पुट सेमी कोलॉन, सेव, ये हो गया 23 प्रिंट हो गया। अगर नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट लाइन में कुछ और प्रिंट करना है, तो एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करेंगे। इस पे हेलो देयर, इस पे सेव कर लिए, ब्राउजर हेलो देयर, यहाँ पे आ गया। तो ये ऐसा कोई तरीका नहीं है ना। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट पहला लाइन पे यूज करेंगे, फिर सेकंड लाइन पे यूज करेंगे, सेकंड लाइन पे लिखते हैं तो वो अलग लाइन पे प्रिंट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जो कर्सर है ब्राउजर पे, वो क्या करता, डेटा को बस प्रिंट करते जाता है जब तक कि स्पेस कंप्लीट ना हो जाए, है ना, तब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो, करते जाता है। तो अलग लाइन में प्रिंट करने के लिए हम लोगों को एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करना पड़ता है ना। वो स्पेशल कैरेक्टर क्या है, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, वो है कोट्स के अंदर, इधर सिंगल और डबल कोट्स के अंदर जब हम बैक स्लैश एन करते हैं, तो ये जो बैक स्लैश एन जो है वो अ, इसका मतलब होता है न्यू लाइन। ठीक है,
तो अगर हम लोग अपने VS कोड पे जाए, अब 23 प्रिंट होगा, उसके बाद जो भी प्रिंट होना होगा 23 के बाद होगा। मतलब ये डॉक्यूमेंट राइट वाला चीज उसके 23 के जस्ट बाद एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जब से हेलो, मतलब उससे पहले हम लोग ये स्पेशल कैरेक्टर दे देते हैं, स्पेशल सिंबल बोल सकते हैं। तो ये क्या करेगा, बैकस्लैश एन, ये जब ये क्या करेगा, नेक्स्ट कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा, है ना। इनविजिबल कर्सर है हमारे पास ब्राउजर में, जो ब्राउजर में जो प्रिंट कर रहा है चीज़ों को, वो क्या करेगा, 23 जैसे ही प्रिंट हुआ उसके बाद वो नेक्स्ट वाले नेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए उसी लाइन में वेट कर रहा। तो जब जैसे ही देखिएगा कि वो नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो बैकस्लैश एन है, तो वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। उसके बाद जो भी चीज़ है एच, फिर वहाँ प्रिंट कर देगा, फिर ई, फिर LLO स्पेस देयर, सारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। फिर चेक करते हैं, इसको सेव कर दिए, वो बैक टू ब्राउजर, इसको रिफ्रेश करते, ये काम तो नहीं कर रहा है, इसको काम तो करना चाहिए था। ओके, एक मिनट, गूगल पे ब्राउज कर लेते हैं। न्यू न्यू लाइन इन जावा स्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे है हाउ डू आई क्रिएट न्यू लाइन इन जावा स्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे आ रहा है यूज फॉर अ न्यू लाइन कैरेक्टर, ये चीज तो आ रहा है। ओके, यहाँ पे बोल रहा है ये आ रहा है, लेकिन however if, okay, so you can also make more than one. However, if this is rendering to HTML, you will want to use HTML tag for a new line. Okay, okay. ओके, तो यहाँ पे बता रहा है कि बैकस्लैश एन ही यूज होता है न्यू लाइन के लिए, लेकिन अगर HTML पे हम लोग देख रहे हैं, मतलब ब्राउजर पे देख रहे हैं, तो ये BR यूज होगा, BR टैग, इन ऑर्डर टू पुट अ न्यू लाइन बिटवीन टू डेटा टाइप्स और डेटा। तो हो सकता है ठीक है, तो इसको हम लोग कंसोल में चेक कर लेंगे, कंसोल पे ये काम कर रहा है या नहीं, करना चाहिए, ये होता है। लेकिन अभी ब्राउजर पे सिंस हम लोग आउटपुट देख रहे हैं, तो हो सकता है उसके लिए ये BR यूज होगा। इसको दो तरीका से चेक कर सकते हैं। एक तो अच्छा, अभी ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो इसको यहाँ पे हटा दिए, ब्राउजर पे देख रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और BR टैग, ऐसे ही था, यही था शायद। लेट्स गो बैक टू ब्राउजर। हाँ ठीक है, ये 23 प्रिंट हुआ, उसके बाद जब ये BR टैग मिला HTML वाला, तो वो न्यू लाइन में चला गया। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जो BR जो हुआ नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया। अब चेक करते हैं जो BR जो है इसका इक्विवेलेंट, है ना। BR टैग का जो इक्विवेलेंट वो है ये बैकस्लैश एन, यही था ना। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या था, बैकस्लैश एन। ठीक है, तो कंसोल के लिए F12। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे console डॉट लॉग, और यहाँ पे कुछ भी एक डेटा हेलो, उसके बाद हेलो का लास्ट में बैकस्लैश एन नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं वर्ल्ड, मतलब अभी हेलो वर्ल्ड एक साथ प्रिंट नहीं होना चाहिए। पहला लाइन में प्रिंट होगा हेलो, फिर ये जैसे ही कैरेक्टर ये मिलेगा बैकस्लैश एन, तो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, उसके बाद वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। एंटर करते हैं, हाँ हेलो,
नेक्स्ट लाइन में वर्ल्ड। अगर हम लोग ये चीज नहीं देते तो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाता। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए। ठीक है, तो इसके लिए अ, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे, डेटा टाइप्स कवर हो गया है। तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने वाला चीज देख लिए। बुलियन वैल्यू भी प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होता है? तो अभी तो हम लोग जो वेरिएबल्स स्कूल्स में जानते थे वो था एक्स इज इक्वल टू 2, है ना। कोई कुछ भी, जैसे कोई भी अल्फाबेट या कोई एक्स वाई जी ए बी सी, कुछ भी ए बी सी एन ए बी इज इक्वल टू 87 वगैरह इस तरह था। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं इन ऑर्डर टू स्टोर आवर डेटा, है ना। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक डेटा है 56, इसको अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करके रखना चाहते हैं तो हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे उसके लिए। जैसे मान लेते हैं एक्स एक वेरिएबल हो गया और इक्वल टू 56 हो लिखते हैं, तो इसका मतलब है 56 जो है वो एक्स में स्टोर हो गया। 56 इज असाइन टू एक्स, है ना। उसी तरह जो डेटा टाइप्स है, इधर वो आ, एक न्यूमेरिक डेटा हो या स्ट्रिंग हो या बुलियन हो, है ना, वो सब को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x हो गया एक न्यूमेरिक डेटा। अब y कर लेते, एक और वेरिएबल ले लिए और यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड ये हो गया, और z पे एक और बुलियन रख लेते हैं ट्रू। तो अब जो होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को ये अगर वेरिएबल प्रिंट करेंगे x y और z, तो ये इस वेरिएबल, ये सब वेरिएबल में जो वैल्यूज असाइंड है वो सब प्रिंट होगा, है ना। तो अब ये वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं जावा स्क्रिप्ट में और इस पे वैल्यू असाइन कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो ये सब भी हटा देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये डिस्प्ले कराने के लिए होता है फॉर एग्जांपल। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए और उस पे यूज करते हैं एक कीवर्ड वैर। वैर के बाद आपका वेरिएबल नेम, है ना, मतलब इसका वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो रूल है वो है पहले वैर कीवर्ड यूज करेंगे, फिर आपका वेरिएबल का नेम। फॉर एग्जांपल ये चीज को करना है तो वेरिएबल का नेम हो जाएगा एक्स। अब आप चाहो तो आ, उसी लाइन पे 56 लिख देंगे, तो डिफाइंड होकर 56 उस पे स्टोर भी हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। या फिर बस पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किए, एक्स डिक्लेयर हो गया, एक्स नाम का एक स्लॉट बन गया। अब नेक्स्ट लाइन पे हम चाहे तो फिर उस पे वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम वेर एक्स नहीं लिखते हैं तो ये एरर आ जाएगा, पता नहीं चलेगा कि एक्स क्या है। एक्स, वो सोचेगा कि एक्स कोई डेटा है ना, या क्या है, तो समझ में नहीं आएगा। वेर लिखने से मत पता चलता है कि एक्स जो है एक वेरिएबल है। ट्राई करते हैं इस पे। तो फॉर एग्जांपल अभी एक वेर लिख दिए एक्स और इस पे, अच्छा इसको कंसोल में या, हाँ यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे ही देख लेते हैं। बैरक्स कर दिए, अब इसको सेव कर दिए, ब्राउजर पे आए, ये कंसोल को क्लोज कर देते हैं, रिफ्रेश किए, कुछ भी नहीं आया, है ना। ऑब्वियस सी बात है कुछ आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग डिस्प्ले कराने के लिए जो मेथड यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट का वो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, अब एक वैल्यू असाइन करते हैं इस पे। तो x इज इक्वल टू 56 और सेमीकोलन इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट लाइन में क्या हुआ, वैल्यू फर्स्ट लाइन में जो हुआ, फर्स्ट लाइन में जो हुआ है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन,
ना, वेरिएबल को डिक्लेयर किए। सेकंड लाइन में क्या होगा, वैल्यू असाइन टू वेरिएबल, है ना, सेकंड लाइन में। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, फिर रन करते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज नहीं किए। अब अगर हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते हैं और वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, वेरिएबल एक्स, तो एक्स में जो भी स्टोर है ना, वो प्रिंट होना चाहिए। सेव कर दिए, गो बैक टू ब्राउजर, रिफ्रेश, 56 स्टोर हो गया, है ना। इसका एक फायदा ये है, मान लेते हैं कोई अगर आपको बोलेगा कि नहीं मुझे कुछ और नंबर प्रिंट करना है, तो आपको बस यहाँ पे ये जो वेरिएबल है बस इसको चेंज कर, अब वैल्यू है इसको चेंज करना है, मान लेते हैं 601, 691, सेव कीजिए, गो बैक टू ब्राउजर, रिफ्रेश, 691, है ना। तो वेरिएबल का ये यूज है। ठीक है, अब एक ही लाइन में हम लोग देखते हैं कि डिक्लेरेशन और वेरिएबल, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एक ही लाइन में। अच्छा, उससे पहले हम ये सब जो चीज लिख रहे हैं, फॉरवर्ड स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद कमेंट एक, तो ये जो चीज है ये कमेंट, एज अ कमेंट यहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब इससे कोई कोड में इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बस हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपने स्टेप को ट्रैक करने के लिए हम लोग कमेंट डालते हैं जिस तरह पे कहीं कहीं पे, उसी तरह जैसे एचटीएमएल में भी एक कमेंट का फॉर्मेट है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम लोग चीज़ों को लिखते हैं, वो कमेंट होता है, वो बस डेवलपर उससे बेनिफिट होता है, वो समझ पाता है कोड पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये जो कमेंट का जो रूल है जावा स्क्रिप्ट में वो है डबल फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद कुछ भी आप लिखो तो वो कमेंट एज ए कमेंट ट्रीट होता है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो है वो एक ही लाइन में डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन और डेफिनेशन है। तो एक्स वैर लिख दिए और इसको ऐसे 56 लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे वैर एक्स से एक्स एक वेरिएबल बन गया और इस पे डिक्लेयर हो गया एक्स। अब जब इक्वल टू 56 लिखे तो उस पे एक्स पे वो असाइन भी हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, 56, है ना। अब अगर मान लेते हैं स्ट्रिंग असाइन करना है वेरिएबल पे, वेरिएबल का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बस एक्स ही वेरिएबल हो सकता है, कोई भी वेरिएबल, कुछ भी हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल बैट, रैट, कुछ भी। बस वो जो चीज जिसको हम लोग लिख रहे हैं वो वेरिएबल तभी ट्रीट होगा, तभी एज ए वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा जावास्क्रिप्ट के द्वारा जब उससे पहले हम वेर कीवर्ड का यूज करेंगे। तो एक्स इज इक्वल, मान लेते हैं इस पे अब एक फ्लोट नंबर या डेसिमल नंबर देते हैं। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अब कोई स्ट्रिंग देते हैं, अच्छा, कोट्स के अंदर अगर हम ट्रू लिखते हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये बुलियन डेटा टाइप है, सिंस ये कोट्स के अंदर है, कोट मतलब डबल, ये डबल कोट है लेकिन सिंगल कोट भी होता है, तो इसको एज ए स्ट्रिंग ही समझता है वो जावा स्क्रिप्ट। तो ये जो अगर ट्रू लिखे, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स है, एक्स में जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। लेकिन ये ट्रू, ये जो हो गया, ये जो ट्रू है, ये जो ट्रू है, ट्रू, ये एक स्ट्रिंग है, नॉट अ बुलियन। बुलियन में कोट्स नहीं होता। अगर हम लोग लिखते हैं ट्रू तो आउटपुट तो वैसे ही लगेगा, है ना, आउटपुट वही है, लेकिन ये दो अलग अलग चीज है। जिस तरह कोट में किसी नंबर को लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग होता है, लेकिन जब प्रिंट करते तो ऐसा कोट के साथ वो प्रिंट नहीं होता। उसी तरह ट्रू के साथ भी सेम चीज है, कोट के अंदर ट्रू लिखेंगे तो वो जो ट्रू होगा वो स्ट्रिंग होगा, या और लेकिन अगर विदाउट कोट्स लिखते तो वैल्यू बुलियन डेटा टाइप का होता है। तो वेरिएबल यही चीज है, ये वेरिएबल हो गया, कुछ भी वेरिएबल बना सकते हैं अगर, ठीक है। एक बार नेक्स्ट लाइन में फिर हम लोग एक और वेरिएबल ले लो,
कहीं पे भी वेरिएबल कुछ भी वेरिएबल बना लो। एक 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 ये कर लेते, मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, दो नंबर को ऐड करते हैं, है ना। उसके लिए वेरिएबल के मदद से तो क्या करेंगे, दो वेरिएबल बना लेंगे, मतलब हमारा जो चीज होगा वो कुछ इस तरह से बनना चाहिए। एग्जाम्पल, हम लोग क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेंगे एक्स वाई, दोनों को ऐड करेंगे, जेड में स्टोर करेंगे और जेड को प्रिंट करेंगे, है ना। प्रिंट जेड, जेड को प्रिंट करेंगे। तो कई तरह से किया जा सकता है। पहले एक्स को एक्स डिक्लेयर किए वेर एक्स से, फिर वाई को डिक्लेयर किए, फिर जेड को डिक्लेयर किए, है ना। अब क्या करेंगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दिए। इसका मतलब क्या होगा, x में जो वैल्यू है, y में जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगा और z में चला जाएगा। उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे और z को प्रिंट कर देंगे। देखते हैं अभी कुछ भी, बस वेरिएबल डिक्लेयर किए, x एक वेरिएबल होगा, y और z वेरिएबल होगा। उसके बाद एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे लिख दिए और डॉक्यूमेंट डॉट राइट। लेकिन अभी तो x में क्या है, y में क्या है, z में क्या है, ये सब तो पता नहीं। z में क्या है, x प्लस वाई, लेकिन x और y में वैल्यू क्या है पता ही नहीं। देखते हैं क्या प्रिंट करता है। नैन, नैन का मतलब होता है नॉट अ नंबर। ऑब्वियस सी बात है, x में कोई नंबर तो है नहीं, y में कोई नंबर है नहीं, तो x और y में ऐड जो होगा वो भी कोई नंबर ही नहीं होगा। इसीलिए z में जो असाइन हुआ वो एन एन हुआ, जो कि नॉट अ नंबर है। तो ये फाइन होने के बाद, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू लिखेंगे। एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 5, है ना। अब इसको सेव कर देंगे। तो एक्स डिक्लेयर हो गया सारा वेरिएबल, यहाँ पे ये तीन वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। कमेंट के साथ लिखते हैं तो अच्छा लगेगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया इस यहाँ पे हो रहा है वेरिएबल डेफिनेशन। डेफिनेशन ने ऐसे तो वैल्यू असाइनमेंट बोलते हैं, लेकिन अभी के लिए अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे वेरिएबल और यहाँ पे हो रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। और यहाँ पे डिस्प्ले बोल सकते हैं, लास्ट स्टेप जो हो रहा है डिस्प्ले हो रहा है। तो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, फिर एक दो उस पे वैल्यू असाइन कर दिए, दो वैल्यू दो वेरिएबल पे, और थर्ड वाले वैल्यू वेरिएबल पे दोनों का सम करके उस पे ये कर दिए, असाइन असाइन कर दिए जेड वेरिएबल पे, जेड को प्रिंट कर दिए। तो देखते, ऑब्वियस सी बात है 7 आउटपुट होना चाहिए, 7 है। हाँ अब यहाँ पे, हाँ अब ये जो इंस्ट्रक्शन है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करता है ना। मतलब जो पहले आएगा उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर मान लेते ये जो वेरिएबल डेफिनेशन है उसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद डालेंगे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए डिस्कस करते हैं। एक्स वाई जी तीन वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, उसके बाद एक्स और जेड में एक्स और वाई प्लस हो गया और जेड चला गया। अभी यहाँ पे एक्स और वाई अभी तक तो हम लोग कुछ है नहीं, एक्स और वाई में क्या वैल्यू है, तो जेड में क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, नॉट अ नंबर जाएगा। ठीक है, तो जेड में हो गया नॉट अ नंबर, कुछ भी नहीं। उसके बाद हो रहा है एक्स और वाई पे वैल्यू असाइन, ठीक है, बाद में हो रहा है। तो जेड पे अब उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, जेड प्रिंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इस स्टेज में जेड को, जब जेड पे वैल्यू जा रहा था तब एक्स और वाई के पास तो कुछ था नहीं, तो और यहाँ पे हम लोग जेड को प्रिंट कर रहे हैं तो जेड पे कुछ नहीं आएगा, है ना। तो इसका भी ध्यान रखना है कि किस इंस्ट्रक्शन को कहाँ रखना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन कब आएगा। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से पहले हम लोगों को वेरिएबल का यूज अगर कर रहे हैं तो वो वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन और डेफिनेशन पहले ही रखना होगा। गो बैक 7 आ गया, ये सही है ना। ठीक है, अब और कितना तरीका से इसको लिखा जा सकता था।
तो हम लोग यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेरेशन किए हैं उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते थे, एक बार भी ना लिखकर सिर्फ अगर लिख देते वेर एक्स वाई कॉमा जेड, तो ये 3 वेरिएबल हमको डिक्लेयर करके दे देता। 3 बार लिखने से अच्छा था कि एक बार लिखकर इस तरह से एक्स वाई जी करे, कॉमा जो सेपरेटर है 3 वेरिएबल बना देगा। उसी तरह यहाँ पे भी अगर हम लोग इस तरह से करें, मतलब जहाँ तक मुझे याद है, लेट्स चेक कि ये इस पे भी काम करता हो, 2,5, तो x में 2 जाएगा और y में 5 जाएगा, है ना, जाना चाहिए। उसके बाद इसको सेव करके देख लेते हैं। फिर लास्ट में मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यहाँ पे x प्लस वाई हो रहा है, x में 2 था, y में 5 था, चेक करते हैं, नॉट अ नंबर, ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा, मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन तो हो जाएगा लेकिन इस तरह से असाइन वैल्यू नहीं होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो वैल्यू जब असाइन करेंगे तो अलग अलग इंस्ट्रक्शन में ये चीज़ होगा। तो एक्स में चला गया 2 और वाई में चला गया 5। उसके बाद z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो रहा है और प्रिंट हो रहा है फिर z, ये काम कर रहा है ना, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रॉपर एक फॉर्मेट भी दे सकते थे प्रिंट कराने के लिए, इस तरह से यहाँ पे लिख देते हैं कि ऑफ सम इज स्पेस सम, तो क्या होता, यहाँ पे सब कुछ इंस्ट्रक्शन काम करता। पहला इंस्ट्रक्शन वेरिएबल असाइन हो गया, दूसरा इंस्ट्रक्शन में एक्स का वैल्यू एक्स पे वैल्यू असाइन हुआ, थर्ड इंस्ट्रक्शन में वाई पे वैल्यू असाइन हुआ, फोर्थ इंस्ट्रक्शन में मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, और नेक्स्ट उसके बाद जो आखिरी इंस्ट्रक्शन है उस पर डिस्प्ले हो रहा है। क्या डिस्प्ले हो रहा है, दो चीज, कॉमा से पहले एक डेटा है, कॉमा के बाद, कॉमा से पहले एक स्ट्रिंग है जो हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है सम इज, है ना, और उसके बाद z, तो z में जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा, उसके साथ सम इज प्रिंट होगा, सम इज 7, है ना। तो अब हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते थे कि सम ऑफ सम ऑफ 2 and 5 इज 7। तो कैसे करेंगे, तो इस तरह से हम लोग कर सकते थे। पहले में लिखते सम ऑफ, एक स्ट्रिंग हो गया, स्पेस दे देते। सेकेंड में लिखते, सेकेंड में अगर लिख देते हैं एक्स, फिर एक और स्ट्रिंग देंगे सम ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, एक्स एंड, इससे पहले एक स्पेस, इसके बाद भी एक स्पेस, उसके बाद वाई, उसके बाद इज, उसके बाद जेड। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा सम ऑफ, फिर कॉमा, मतलब कॉमा प्रिंट नहीं करेगा, कॉमा सेपरेट करने के लिए हो रहा है, फिर एक्स प्रिंट करेगा। अब एक्स एक वेरिएबल है, वेरिएबल में क्या है, तो वेरिएबल में यहाँ पे 2 असाइन हुआ है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो सम ऑफ 2, फिर एक स्ट्रिंग फिर प्रिंट होगा एंड, उसके बाद y प्रिंट होगा, y वेरिएबल उस पर क्या प्रिंट है 5, उसके बाद इज प्रिंट होगा z, मतलब ये प्रिंट होगा कुछ इस तरह से, सम ऑफ 2 and 5 इज 7, क्योंकि z पे जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, जो भी वैल्यू आएगा वो 7 पे z पे चला जाएगा। इसको ये करते हैं, गो बैक टू ब्राउजर, सेव करने के बाद उसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, सम ऑफ 2 and 5 इज 7। अब यहाँ पे अगर हम अपना डेटा चेंज करते हैं, 223 501, इसको सेव कर दिए, तो क्या प्रिंट होगा, अब यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, 223 और 501 को जोड़ेंगे, वो जेड मैथ चला जाएगा, उसके बाद ये जो मैसेज है यही प्रिंट हो जाएगा, और जो वेरिएबल है वो रिप्लेस हो जाएगा रिस्पेक्टिव वैल्यूज के साथ। तो सम ऑफ 223 और 501 इज 724, ठीक है। तो सिंस अभी हम लोग एक मैथमेटिकल ऑपरेशन देख लिए प्लस का, जो कि बहुत बेसिक है, तो और भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है जैसे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब भी अब हम लोग देखते हैं।
क्योंकि अब हम लोग वेरिएबल से फेमिलियर हो चुके हैं, तो चीज़ों को वेरिएबल में रखेंगे, उस पर देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और ऑपरेशन देखेंगे, है ना। मैथमेटिकल ऑपरेटर एंड ऑपरेशंस, है ना। तो प्लस जो है वो एडिशन के लिए यूज होता है, ये होता एडिशन के लिए। उसी तरह से माइनस और हाइफन का साइन जो होता है वो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश, है ना। एक और है जिसको बोलते मॉडुलो ऑपरेटर, ये होता परसेंट साइन, इसको बोलते मॉडुलो ऑपरेटर। ये होता है क्वोशंट के लिए, जो डिवीजन करने पे जो क्वोशंट आता है हमारे पास, वो मॉडुलो साइन से मिलता है। और ये डिवीजन के लिए हो गया, डिवीजन के लिए। और ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये सब लोग देखते हैं। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, मान लेते हैं अब z हो गया। अब एक और वेरिएबल ले लेते हैं, z तो हो गया, एडिशन करने के बाद वैल्यू z पे असाइन कर रहे हैं। एक सब्ट्रैक्शन को असाइन करने के बाद s पे रख लेंगे, डिवीजन को d में रख लेंगे, एक वेरिएबल रखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, और एक मॉड्यूलो के लिए मॉड वेरिएबल नाम से। तो हमारे पास अब टोटल 7 वेरिएबल्स है। एक्स और वैल्यू में हम एक्स और वाई वेरिएबल पे वैल्यू असाइन किए, जेड पे एडिशन हो रहा है ना। यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। अब मान लेते हैं सब्ट्रैक्शन एस, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई करेंगे, तो एक्स में जो वैल्यू है वो वाई में जो उसमें माइनस हो जाएगा, जो कि वाई में वैल्यू होगा। उसके बाद एक और मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्स इंटू वाई, और डिवीजन के लिए एक्स डिवाइड बाई वाई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे जो स्पेस दे रहे हो बस हमारे रीडेबिलिटी के लिए, अगर स्पेस नहीं भी दे तो ये बिल्कुल अच्छे से काम करेगा, सही काम करेगा। ठीक है, ये डिवीजन हो गया। और एक जो वेरिएबल था मॉड, उस पर हम मॉडुलो रखेंगे, मतलब ये क्वेश्चन देगा एक्स मॉडुलो वाई। मतलब x को जब y से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x हमारा हो गया डिविडेंड और y हो गया डिवीजर, है ना। ये x यहाँ पे x जो है, ये दोनों में x जो है वो है डिविडेंड, और y जो है वो है डिवीजर। सेम चीज यहाँ पे भी वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो आउटपुट आएगा, ये मतलब ये दोनों जो, ये जो सॉल्व होगा तो क्वेश्चन, सॉरी सॉरी, ये मॉडुलो जो है, सॉरी एक मिनट गलत हो गया। ये डिवीजन का है, और ये आपको देता है, इसका जो रिजल्ट है वो होता है कोशंट, COUTI, कोशंट। और ये जो है QUO, और ये जो है वो रिमाइंडर देता है। मॉडुलो जो है रिमाइंडर, ये आपको रिमाइंडर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, अगर 10 को 11 को 2 से डिवाइड करें,
तो मेरा क्वेश्चन जो आएगा या बोल सकते हैं आंसर आएगा, वो आएगा 5, और रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 1। 2 × 5 10, और रिमाइंडर 1, है ना। तो अगर मॉडुलो यूज करेंगे तो, और एक्स के जगह पे 11 और वाई की जगह पे 2 रखते हैं, तो जो ये जो मॉडुलो साइन यूज करेंगे तो हमको रिमाइंडर मिलेगा, इस केस पे 1 मिलेगा। और अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे 10 और वाई की जगह पे 2 रखते हैं और यहाँ पे डिवीजन होगा तो क्वेश्चन मिलेगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन है 5, वो यहाँ पे मिलेगा इस केस में देखते हैं एक्स और वाई का वैल्यू क्या रहेगा। अगर हम लोग वही रखते हैं उसके बाद ये चीज करते हैं तो देखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग कर दिए, इसको सेव कर देते हैं। अब ब्राउजर पे जाएंगे, इसको रन करते हैं। ठीक है, ये आउटपुट वही मिल रहा है, एक सिंपल आउटपुट लेते हैं। एक्स का वैल्यू 10 और 11 ले लेते हैं, 11 और वाई का वैल्यू 2। सेव, गो बैक टू ब्राउजर। सम ऑफ 11 एंड 2 इज 13, जो सही भी है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट बस यही चीज कर रहा है, ऑपरेशन सब कुछ हो गया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलो भी, लेकिन बस डिस्प्ले कराने का काम बस डॉक्यूमेंट डॉट राइट को है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं बस वही चीज़ डिस्प्ले होता है और कुछ भी नहीं होता। तो हम लोग और भी चीज़ को डिस्प्ले कराने के लिए हमको फिर से मैसेज लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उसके बाद अच्छा, नेक्स्ट लाइन, हर लाइन पे अलग दिखाना चाहते हैं तो हम लोग चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं। एक हम लोग जो नेक्स्ट लाइन के लिए देखे थे, वो बी आर ऐड करने वाला बी आर टैग। वैसे तो \n लगता है, लेकिन अभी HTML पे हम लोग देख रहे हैं, मतलब ब्राउजर पे देख रहे हैं, तो ब्राउजर पे नेक्स्ट लाइन पे देखने के लिए बी आर टैग, नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए बी आर टैग का यूज होता है। ठीक है, तो मतलब ये प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन जाएगा इसके वजह से। उसके बाद जो भी दिखाना चाहते हैं वहां पे, मान लो पहले हम अब सब्ट्रैक्शन दिखाना चाहते हैं, तो सब जो भी दिखाना चाहते हैं मैसेज लिख देंगे सब्ट्रैक्शन, और एक कॉलन दे दिए, स्पेस दे दिए, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किस पे जा रहा है, सब्ट्रैक्टेड वैल्यू जो एस में असाइन हो रहा है, तो एस यहाँ पे एस लिख देंगे। उसी तरह से फिर नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग इसको लिख देंगे, फिर डॉक्यूमेंट, अच्छा इसी को लिख दो यहाँ पे बस। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई में इतना लिखने का ज़रूरत अगर लगे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी मुझे बस जल्दी जल्दी से आउटपुट देखना। मल्टीप्लीकेशन जो हो रहा है वो x इंटू वाई और y m पे असाइन हो रहा है, तो m का यहाँ वैल्यू आ गया। फिर से एक न्यू लाइन, उसके बाद डॉट राइट, और यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं जो क्वेश्चन आ रहा है डिवीजन होने पे, तो QUOTINT क्वेश्चन, वो स्टोर कर रहे हैं हम लोग डी में क्वेश्चन को, तो डी लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन, फिर एक और नेक्स्ट लाइन, और फिर यहाँ पे लास्ट में हम लोग दिखा सकते हैं रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर रिमाइंडर जो है वो किस पे असाइंड हुआ है, मॉड वेरिएबल पे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मॉड। सेव कर दिए चीज़ों को। ठीक है, जल्दी से सब कुछ देख लेते हैं। तो पहले 7 वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर किए, फिर जो एक्स और वाई वेरिएबल था उस पर वैल्यू असाइन कर दिए, जेड वेरिएबल पे एडेड वैल्यू असाइंड है, एस वेरिएबल पे सब्ट्रैक्टेड वैल्यू असाइंड है, एम डी और मॉड पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यहाँ पे क्वेश्चन, और मॉड पे रिमाइंडर वैल्यू असाइंड है। उस पर सारा किस तरह से मैसेज क्या होना चाहिए, डिस्प्ले मैसेज, वो हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब ब्राउजर पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सब कुछ अगर सही रहेगा तो एज एक्सपेक्टेड वैल्यू टेम्पलेट पे रेंडर हो जाएगा। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन था। ठीक है, अब ये चीज हो गया, तो अब हम लोग इसके बाद देखेंगे वेरिएबल। तो देख लिए सिंपल वेरिएबल क्या होता है, लेकिन वेरिएबल का एक रूल है, एक वेरिएबल लिखने का जो नेमिंग ऑफ वेरिएबल,
एक रूल पे होता है। वेरिएबल को किसी भी तरह से डिफाइन नहीं किया जाता है, वेरिएबल को लिखने का भी एक रूल है, वो वेरिएबल देखेंगे। उसके बाद और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, है ना, और भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है। प्लस प्लस इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट, माइनस माइनस ये है डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। और भी चीज़ों को, ठीक है। एक और तरीका है ये सब लिखने का। अब यहाँ पे मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उसको लिखने का और भी तरीका है। मिसाल के तौर पर अ, अगर हम लोग को कुछ इस तरह से लिखना होता, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अभी ये कमेंट में डाल रहे हैं ताकि एरर कुछ आए नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है, x और y पहले ऐड हो रहा है, उसके बाद वो x वेरिएबल पे असाइन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 11 इसी को अगर लें तो x पे 11 है, तो यहाँ पे 11 और y पे क्या है 2, 11 प्लस 2 13, और वो 13 दोबारा x में जा रहा है। मतलब इस इंस्ट्रक्शन के बाद अगर हम लोग x को प्रिंट करेंगे तो 11 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू ऑफ x है वो 13 हो गया है ना। कैसे हुआ, x और y किए 13 हुआ और इसको x में ही असाइन कर दिए, तो x में जो पहले था वो ओवर राइट हो गया 13। तो ऐसा भी चीज होता है। तो इसको एक शॉर्टकट तरीका से इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल टू वाई। ठीक है, x प्लस इक्वल टू वाई का मतलब होगा कि x ये चीज होगा ये। उसी तरह अगर हम लोगों को कुछ इस तरह करना होता है, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, है ना, x में y को माइनस करके x में ही अगर डाल रहे हैं तो इसको एक और शॉर्टकट तरीका से लिख सकते थे, x माइनस इक्वल टू वाई, ये एक तरीका है। उसी तरह इसके लिए x अगर है x मल्टीप्लाई वाई, जिसको हम लोग लिख सकते थे x मल्टीप्लाई इक्वल्स वाई। इसका मतलब क्या होगा, x और y मल्टीप्लाई हो रहा है और x में ही जा रहा है। उसी तरह डिवीजन के लिए भी है और मॉड के लिए भी है। तो ये एक तरीका हो गया। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देख लेते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ होता नहीं है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बस आपका एक वैल्यू जो है, ठीक है, वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको एक बढ़ा देता है या घटा देता है। फॉर एग्जांपल अ, अगर x का वैल्यू अभी यहाँ पे है 11 और अब यहाँ पे लास्ट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, यहाँ पे अगर पहले हम x का वैल्यू प्रिंट कर लेते डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अच्छा उससे पहले एक br लगा देते हैं कॉपी, ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। रिमाइंडर के बाद जो नेक्स्ट लाइन एक दो लाइन दे देते हैं, 3 नेक्स्ट लाइन हो गया, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, नेक्स्ट लाइन 3 हो गया। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे पहले प्रिंट करके देखते हैं क्या आ रहा है ना। एक्स का वैल्यू यहाँ पे 11 आ रहा है। अब अगर हम लोग ऐसा कर दिए एक्स प्लस प्लस, इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए सेमीकोलन डालते हैं तो वो हो गया। उसके बाद अगर हम ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट को अगर प्रिंट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को प्रिंट करते हैं तो देखते क्या होगा। यहाँ पे 11 प्रिंट हुआ था, अब x प्लस प्लस है, इसका मतलब हो रहा है कि ये जो है इस पे x पे 1 ऐड हो रहा है ना, x प्लस 1। एक्स प्लस प्लस का क्या मतलब है कि x में 1 ऐड हो रहा है फिर दोबारा x में असाइन हो जा रहा है। मतलब 11 था तो अब हो गया 12। इसे एक और तरीका से लिख सकते थे, x प्लस इक्वल्स 1, मतलब x में 1 ऐड हुआ फिर x में असाइन हो गया, तो यहाँ पे 12 वैल्यू आएगा।
उप्स 12 वैल्यू आ गया, लेकिन हम लोग को एक आ तो गया, लेकिन नेक्स्ट लाइन में करने के लिए हम लोग को एक ब्रेक लाइन यहाँ पे डालना पड़ेगा। कहीं पे भी डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे 11 प्रिंट होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में एक ऐड हो जाए 1 ऐड हो जाएगा एक्स पे, फिर ये एग्जीक्यूट होगा जो नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देगा, फिर एक्स प्रिंट हो जाएगा। अब डिक्रीमेंट, तो ठीक है, एक्स पे अगर हम माइनस माइनस करते हैं तो इसका मतलब होगा एक्स में जो भी वैल्यू था उसमें एक माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। इसका एक और तरीका था लिखने का, एक्स माइनस इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स में वो एक माइनस हो गया। अब इसको अगर हम लोग फिर से लिखना चाहे तो ये तो फिर से सब कुछ जब रन करेंगे तो सब कुछ शुरू से होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन ब्ला ब्ला सब कुछ यहाँ तक हो गया। बस हम लोग ये चीज़ को भी इस एरिया पे या इस सेक्शन को कंसिडर कर रहे। तो जब हम x का वैल्यू पहले प्रिंट किया तो x का वैल्यू यहाँ पे 11 था, तो 11 आ गया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है बाय 1, तो 11 था तो 12 हो गया। ठीक है, तो एक ब्रेक लेने के बाद जब x प्रिंट किया तो अब अपडेटेड जो वैल्यू x का दैट इज 12 वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। उसके बाद x माइनस माइनस कर दिया, मतलब x में फिर अब एक सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो अभी लेटेस्ट वैल्यू क्या है x का, तो वो है 12, तो उसमें माइनस माइनस 1 माइनस हो गया, तो हो गया 11। तो यहाँ पे जब कर रहे थे तो ये 11 आ रहा था, मतलब यहाँ पे 11 आया, यहाँ पे 11 आया, यहाँ पे इस जगह पे इंक्रीमेंट हुआ, एक इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था, यहाँ पे 12 प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे हम लोग x फिर से माइनस कर रहे हैं एक, तो यहाँ पे फिर से 12 में एक जाएगा तो 11 हो जाएगा। करते हैं प्रिंट 11 12 11, ये आउटपुट आ गया। तो ये था मैथमेटिकल ऑपरेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। और एक नया चीज़ जो था जो कि बहुत अनफेमिलियर है अमंग स्टूडेंट, दैट इज मॉड्यूल ऑपरेटर, वो चीज़ हो गया, है ना। एक अगर इस तरह का एक्सप्रेशन अगर हम लोगों को लिखना है, एक्स एक सेम वैल्यू पे ही एडिशन होकर असाइन हो रहा है, तो उसको किस तरह से एक और दूसरा वे में कैसे लिख सकते हैं वो चीज़ भी देख लिए। तो ये कवर हो गया। नेक्स्ट में और भी चीज़ें जो है वो देखेंगे। एक और चीज़ जो रह गया वो है नेमिंग कन्वेंशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल को कितना तरीका से लिखा जा सकता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी बस इतना ही।